हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने मेरे चैनल पर सुपर टेट 2019 के सॉल्व पेपर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। आज है हमारा डे 60 डे चैलेंज का डे 16। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए देखते हैं आज हमको हिंदी में क्या पढ़ना है। तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा के थे वो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के या लगभग उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में बदलाव कर दिया जाता है और फिर उसके बाद हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर से लिखा है, ब्लू पेन से लिखा है, वो है तत्सम शब्द, और जो ब्लैक कलर से लिखा है वो है तद्भव। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अग्नि आग, दूसरा अक्षी आग, तीसरा आम्र आम, चौथा इक्षु ईख, पांचवा उष्ट्र ऊंट, छठा कर्ण कान, सातवां दंत दांत, आठवां दुग्ध दूध, नौवां नासिका नाक, 10वां निद्रा नींद, 11 नयन नैन, 12 पृष्ठ पीठ, 13 पुष्प फूल, 14 भ्राता भाई, 15 मस्तक माथा, 16 मुख मुँह, 17 रात्रि रात, 18 हस्त हाथ, 19 हृदय है, जीवा जीभ, सूर्य सूरज, 22 वर्षा बरसात, वायु हवा, ग्रह घर, ग्राम गांव, क्षेत्र खेत, चंद्र चांद, काष्ठ काठ, कूप कुआं, सर्प सांप, दधी दही, दूध घी, मयूर मोर, कोकिल कोयल, कपोत कबूतर, शुक तोता, उलूक उल्लू, भल्लूक भालू, मक्षिका मक्खी, मशक मच्छर, काक कौआ, नख नाखून, अष्ट 8, नव 9, 10 10, सप्त 7, विंशति 20, त्रिशत 30, चत्वारिंशत् 40, पंचाशत् 50, षष्ठी 60, सप्तति 70, अशीति 80, नवति 90, शत 100, कर्पूर कपूर, कुंभकार कुम्हार, राजपुत्र राजपूत, धूम्र धुआं, तेल तेल। वीडियो को रोककर कमेंट में आंसर जरूर करें। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आज हम इंग्लिश में करने वाले हैं हमारा रूल नंबर 16। रूल नंबर 16, द वर्ब एग्रीज टू द सब्जेक्ट एंड नॉट द नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन। जो हमारा वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? यस, सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ना कि उसके पास वाले नाउन और प्रोनाउन के साथ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द गैलेक्सी ऑफ स्टार अट्रैक्ट द एस्ट्रोनॉट्स। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? यस, गैलेक्सी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? वर्ब, जो कि होगा अट्रैक्ट्स। ओके, गैलेक्सी इज द सब्जेक्ट हेयर विच इज singular. Second example is along the northern frontier of India is the Himalayas. No error। बताइए यहाँ पर जो is है वो किस में चेंज हो जाएगा? R में, क्योंकि प्लूरल वर्ब क्या है यहाँ पे? हिमालय। ठीक है, प्लूरल नाउन, सॉरी। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is maths. So आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं आज है मैथ्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, ये है उसका नेक्स्ट पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के आधार पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य CP पर निकाला जाता है। लाभ इज इक्वल टू लाभ डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाय 100। हानि परसेंट इज इक्वल टू हानि प्लस CP मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, CP is equal to 500 and SP is equal to 600. So लाभ is 600 minus 500 is equal to 100.
सो लाभ का कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करके 20%। प्रॉफिट दिया हो तो एसपी निकालने की ट्रिक, एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल CP इज इक्वल टू 800, प्रॉफिट है 25%, तो कैसे निकालेंगे SP, यस 800 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100। 800 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। थर्ड इज लॉस दिया हो तो SP निकालने की ट्रिक, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। CP 1500 है, लॉस 20% का है, तो कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे ही पहले ही सॉल्व कर सकते हैं कि CP 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो लॉस निकल जाए, लॉस आ गया, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 80% का लॉस के बाद आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1200। फोर्थ, SP दिया हो तो CP निकालने की रिवर्स ट्रिक, प्रॉफिट की स्थिति में CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये अभी मैं बोल रही होंगी ना तो आपको अजीब लग रहा होगा, बट जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आने लगेगा। मान लो SP हमारा 1200 है और प्रॉफिट हमारा है 20%, तो हम प्रॉफिट पहले ही प्लस कर देते हैं 100 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। हम मान के चलते हैं कि जो CP है हमारा वो 100 है, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे और प्रॉफिट होगा तो उसी 100 में प्लस कर देंगे। सो CP इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, ये 120। ओके, 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 120, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। लॉस की स्थिति में क्या करना है, CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। यहाँ पर 100 CP है, हम CP को ऑलवेज 100 मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 85 से शो करेंगे 88, तो CP इज इक्वल टू 850 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85 एंड द आंसर इज़ 1000। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा एग्ज़ाम अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, ये है क्विक रिवीजन, देख लेते हैं एक बार। SP हमेशा CP से ज़्यादा होता है प्रॉफिट के उसमें, CP हमेशा SP से ज़्यादा होता है लॉस में, ठीक है। SP इज इक्वल टू CP, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा CP पर होता है। प्रॉफिट 100% में प्रॉफिट हो तो जोड़ेंगे और लॉस हो तो उस 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ पर 100 क्या है, 100 हम CP मान के चलेंगे, ठीक है। अब है हमारा डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हमेशा MP पर निकाला जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा CP पर निकाला जाता है। MP क्या है यहाँ पे, यस मार्क्ड प्राइस। सो एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो CP 800 और MP है 1000% और डिस्काउंट हमें दिया गया है 10%, तो कैसे निकालेंगे, SP इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 900। प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 900 माइनस 800, 100 रुपीज़। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन में 800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर कितना हो गया 12.5%। नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट। जब दो या अधिक छूट एक के बाद एक दी जाए उसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। देख लेते हैं क्या है, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। एग्जाम्पल क्या हो जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली छूट है 20% और दूसरी छूट है 10%। तो देख लेते हैं, पहले हम A मान लेंगे पहली छूट को और B मान लेंगे दूसरी छूट को। 20 प्लस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28%। अर्थात 20% और 10% की क्रमिक छूट 28% की एकल छूट है। सेम सेलिंग प्राइस ट्रिक। यदि दो वस्तुओं का सामान SP पर बेची जाए, एक पर X% का लाभ और दूसरे पर X% की हानि हो तो कुल हानि बतानी है हमें। तो ये हानि निकालने का फॉर्मूला है x² अपॉन में 100%। एग्जाम्पल, एक वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हो तो दोनों का SP क्या होगा, समान है। तो हमें कैसे निकालेंगे ये, तो कुल हानि प्रतिशत बराबर में x² अपॉन में 100। तो x², यहाँ x क्या है यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये हमारा कितना आ गया 4%। तो हमारी टोटल लॉस क्या होगा, यस टोटल लॉस होगा हमारा 4%। अब है फोर्थ, सेम कॉस्ट प्राइस ट्रिक। यदि दो वस्तुओं का CP समान हो तो कुल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दोनों के प्रॉफिट लॉस को सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% लाभ, तो कुल लाभ कितना है 20 प्लस 10 को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30%। पहली वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी, ये सेम दे रखा है।
नहीं सेम नहीं है, सॉरी। पहली वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% लाभ, तो कुल परिणाम क्या हो गया यहाँ पे हमारा 20 माइनस 10%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10% का लाभ। फिफ्थ इज प्रॉफिट लॉस चेंज डे। यदि किसी वस्तु का सीपी समान रहता है तो प्रॉफिट लॉस में परिवर्तन सीधे एसपी के परिवर्तन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है यहाँ पे सीपी इज इक्वल टू 1000 और पहला एसपी 1200 और दूसरा एसपी है 1300, तो पहला प्रॉफिट कितना हो गया 200 और दूसरा प्रॉफिट 300। अब वृद्धि देख लेते हैं कितने की होगी, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्वेश्चन मैं लास्ट, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे रखी हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर मैं बता देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पर निकाला जाता है। प्रॉफिट 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ते हैं, लॉस 100 में से लॉस माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ MCQs हैं, सो पॉज द वीडियो एंड डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं मैसूर एवं ब्रिटिश शासन। पहला, मैसूर का उदय। मैसूर में वोडेयार वंश का शासन था। 18वीं शताब्दी में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। हैदर अली ने अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर मैसूर की सत्ता पर प्रभाव स्थापित किया। 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना। हैदर अली ने सेना को मजबूत किया और मैसूर की शक्ति का विस्तार किया। सेकंड, हैदर अली। हैदर अली का जन्म 1720 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई। वह एक कुशल सेना नायक और रणनीतिकार था। उसने यूरोपीय शैली की सैन्य तकनीकों को अपनाकर अपनी सेना को मजबूत किया। हैदर अली का मुख्य संघर्ष अंग्रेज़ों तथा उनके सहयोगियों से हुआ। उसके शासनकाल में मैसूर दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियों में शामिल हो गया। थर्ड है हमारा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई 4 मई 1799 ईस्वी में। यह हैदर अली का पुत्र था। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। उसने सेना में लोहे के आवरण वाले रॉकेटों का प्रभावी प्रयोग किया। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर। 1782 टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। ठीक है, 4 आंगल मैसूर के युद्ध हुए, चलिए देख लेते हैं। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। अंग्रेज़ बनाम हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई। इस संधि के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। परिणाम क्या हुआ? हैदर अली की कूटनीतिक विजय। सेकंड, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक। अंग्रेज़ बनाम हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान। पहले हैदर अली के साथ हुआ था और उसके बाद टीपू सुल्तान के साथ इनका युद्ध हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई। इसका परिणाम क्या हुआ? दोनों पक्षों ने जीते हुए क्षेत्रों को वापस किया। थर्ड था तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। यह चला अंग्रेज़, मराठा, हैदराबाद का निज़ाम और टीपू सुल्तान के बीच में। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। युद्ध का प्रमुख केंद्र श्रीरंगपट्टनम था। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग छोड़ना पड़ा। उसके 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में देना पड़ा। यहाँ हम इनके अंग्रेज़ों के नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगा रहे हैं? लॉर्ड तो हम किसी जो अच्छी पोजीशन पे होता है, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसके नाम के आगे लगाते हैं ना। इन्होंने तो हमारे ऊपर राज किया था, तो मुझे नहीं लगता कि इनके आगे लॉर्ड लगाना चाहिए। और ये मैं इंस्पायर हूँ नवीन सर से, उन्हीं की वीडियोस देख के मैं ये नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु और उसके बाद 4 मई 1799 को चतुरांगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए युद्ध किया। उसकी मृत्यु के बाद मैसूर की स्वतंत्रता शक्ति को बड़ा आघात लगा। अंग्रेज़ों ने मैसूर के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। वोडेयार वंश को फिर से मैसूर की गद्दी पर स्थापित किया। मैसूर का एक भाग अंग्रेज़ों तथा उनके सहयोगियों में बांट दिया गया। बाद में मैसूर ब्रिटिश प्रभाव के अधीन एक देसी रियासत बन गया। मैसूर एवं ब्रिटिश शासन के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, देख लेते हैं। 1761 में हैदर अली का वास्तविक शासक बना। 1782 में हैदर अली की मृत्यु। टीपू सुल्तान ने शासन संभाला। 1792 में
श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू को अपना लगभग आधा राज्य छोड़ना पड़ा। 1799 ईस्वी में चतुर आंगल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ पर कुछ MCQs दिए हुए हैं, तो डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ने वाले हैं अधिगम। अधिगम की अवधारणा, इसकी प्रकृति, इसका अनुक्षेत्र, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है अधिगम का अर्थ। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। सरल शब्दों में अनुभव और अभ्यास का जोड़ है क्या? व्यवहार और ज्ञान में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इसी को अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है। अधिगम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं। यदि हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो हम उसका हमारे जीवन में अच्छा ही प्रयोग करेंगे, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति की आवश्यकताओं और रुचियों से प्रभावित होता है, क्योंकि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होगा हम उसे ही तो सीखेंगे, है ना। तो इसलिए वो हमारी रुचियों और आवश्यकताओं से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है। अब अधिगम इज इक्वल टू लर्निंग। येस, यू आर राइट। अनुभव एवं अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें, अगर आपको नहीं समझ आया है अधिगम क्या होता है, तो अधिगम वो होता है जो भी हम हमारे चीज़ों से देखते हैं, सीखते हैं और उसको अपने व्यवहार में अपनाते हैं। यहाँ थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। नंबर 1 इस अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक विभिन्न अनुभवों से सीखता रहता है। सेकंड, अधिगम अनुभव पर आधारित है। व्यक्ति अपने अनुभवों और उनसे मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर सीखता है। थर्ड, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखने के परिणाम स्वरूप ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या व्यवहार में परिवर्तन आता है। फोर्थ, अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। केवल अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं माना जा सकता। फिफ्थ, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने के लिए विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। पता चले कि आपका ध्यान ही नहीं है तो आप क्या ही सीख पाओगे। नंबर 6, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति किसी आवश्यकता, लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीखता है। 7, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार सीखता है तथा परिवार, विद्यालय और समाज भी उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। 8, अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है। घर, विद्यालय, शिक्षक, सहपाठी और सामाजिक वातावरण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 9, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। सभी बच्चे समान गति और समान तरीके से नहीं सीखते। अधिगम 10th है हमारा, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सीखता है। ठीक है, अगला है हमारा अधिगम के प्रमुख अनुक्षेत्र। अधिगम के 3 क्षेत्र माने गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन्स। संबंधित किससे है? ज्ञान, समझ, चिंतन और बौद्धिक क्षमताओं से। किसी तथ्य को याद करना, गणित का प्रश्न हल करना, तर्क करना और समस्या का समाधान करना, किसी विषय की व्याख्या करना, ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉग्निटिव डोमेन हो जाएगा। सेकंड है भावात्मक, जैसे ये इमोशंस से रिलेटेड होता है ना, जैसे भावना, रुचि, मूल्य, दृष्टिकोण और अभिवृत्तियों से। पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित होना, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ईमानदारी जैसे मूल्यों को विकसित करना। नेक्स्ट है लास्ट, थर्ड है हमारा मनोदैहिक क्रियात्मक अनुक्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। शारीरिक क्रियाओं, कौशल और मांसपेशियां समन्वय से। लिखना, सीखना, चित्र बनाना, साइकिल चलाना, प्रयोगशाला उपकरणों का सही प्रयोग करना। ठीक है, नाउ हियर आर सम MCQs, सो पॉज द वीडियो एंड डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज स्टैटिक जीके। सो लेट्स सी आज हमें स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है। भारतीय इतिहास, राजनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य भी बोलते हैं इनको। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। राजतरंगिणी कलहण। हर्षचरित्र बाणभट्ट। 5th अकबरनामा अबुल फजल। 6th आईने अकबरी अबुल फजल। 7 बाबरनामा बाबर। 8 तुजुके जहांगीरी जहांगीर। 9th पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। 10th गीत गोविंद जयदेव। 11 रामचरितमानस तुलसीदास। 12 सूरसागर सूरदास। 13 पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
जवाहरलाल नेहरू, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी, इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अर्थशास्त्र को राजनीति का विज्ञान कहा जाता है। इंडिका में मेगास्थनीज ने भारत का वर्णन किया है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अकबरनामा और आईने अकबरी मुगल काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तुजू के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है। हिंदी साहित्य आत्मकथा एवं प्रसिद्ध कृतियाँ। मुंशी प्रेमचंद की कुछ किताबें हैं, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन। ठीक है। अब हैं जयशंकर प्रसाद की किताबें हैं, कामायनी, आंसू और रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी भी किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन, यामा, महादेवी वर्मा, दीपशिका महादेवी वर्मा और साकेत एंड भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा, तमस, भीष्म साहनी, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी है। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृति यामा है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति भारत भारती है। रश्मि रथी महाकाव्य की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तमस उपन्यास भीम साहनी द्वारा लिखा गया है। राग दरबारी की रचना श्रीलाल शुक्ल ने की है। हेयर आर सम मोर बुक्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे नेम्स पढ़ सकते हो और इनसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और ये लास्ट में ये बॉक्स है, इसके अंदर है MCQs जो एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 16 and 17 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स। नंबर 1, बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन MMDC की कमांड भूमिका सऊदी अरब देश को सौंपी गई है। सेकंड, 2025 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रसिद्ध नृत्यांगना शुभदा पराडकर को ओडिशा नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। थर्ड, भारत ने 14 अगस्त 2026 को 7.3 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित कोलंबिया को 20 मीट्रिक टन की आपातकालीन सहायता भेजी। फोर्थ, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने IDFC फर्स्ट बैंक ऑफ ट्रिपल बी माइनस दीर्घकालिक जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है। फिफ्थ, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए शिपिंग मार्ग मानचित्र पर ईरान और ओमान ने सहमति जताई। सिक्स्थ, समुद्र मंथन पहल के लिए सरकार ने 85,000 करोड़ की राशि आवंटित करने की घोषणा की। 7, AMCA कार्यक्रम के लिए स्वदेशी लड़ाकू इंजन के डिज़ाइन, विकास और निर्माण हेतु रिलायंस इंडस्ट्री ने रोल्स रॉयल कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। 8, भारत 2026 में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। 9, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण राजस्थान में किया गया है। यह 10, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज खिताब लगातार दूसरी बार मैग्नस कार्लसन ने जीता। 11, सूर्य तिरंगा वैश्विक ध्वज रिले 2026। यह 19 घंटे की रिले 54 देशों में स्थित 54 भारतीय राजनयिक विष्णु एवं पोस्ट से होकर गुजरी। 12, 2047 तक भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1000 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 13, राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन साइबर दृष्टि 2026 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है। 14, MS मारियन नामक पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने किया है। 15, PMGKAY के तहत CBDC आधारित DBT शुरू करने वाले भारत के पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और चंडीगढ़ बने हैं। 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सप्तधारा नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत की। अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स: विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एंड विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। प्रिवी पर्स एवं प्रांतीय प्रदेशों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 524 से 545 कर दी गई थी। 104वें संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त होने के बाद वर्तमान में प्रभावी संख्या 543 है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित एवं 10वीं अनुसूची समाप्त। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विधान परिषद और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति रॉय। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनुपम खेर। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी माइकल फेल्प्स। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज डॉक्टर के.एस. चौहान। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। सम फुल फॉर्म्स IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। Here are some countries and their capital and currency. नंबर 1 है कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा एंड मुद्रा डॉलर। मैक्सिको सिटी पीसो। संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन DC डॉलर। जमैका किंगस्टन डॉलर। ये सब हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुछ मैंने ये यहाँ पर कंट्रीज़ लिए हैं एंड उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी बताई गई है। ब्राज़ीलिया रियाल। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स एंड पीसो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन एंड डॉलर। भारत नई दिल्ली रुपया। चीन की राजधानी क्या है? यस बीजिंग एंड इनकी करेंसी है रैन मिनबी। मंगोलिया उलान बातार और इनकी करेंसी है तुगरिक। पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया। नेपाल काठमांडू रुपया। श्रीलंका श्री जयवर्धन कोटे विधायी एवं कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक, यहाँ का भी है रुपया। इनके आगे बस यहाँ की इनके कंट्री का नाम लग जाता है, जैसे पाकिस्तानी रुपया, नेपाल रुपया, लंकाई रुपया, ठीक है। बांग्लादेश ढाका टका। भूटान थिम्पू और करेंसी है नगुलदरम। और आज हम जिस भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे वो है नेपाल। इस पूरे वीक हम नेपाल के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं इनको देखेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ पर कुल 275 सीटें हैं। राष्ट्रीय ज्ञान है संयो थुंगा फुल्का और आधिकारिक भाषा यहाँ की नेपाल है। राष्ट्रीय पुष्प रोडोडेड्रॉन ऑर्बेरियम और लालीगुरस बोलते हैं इसको हिंदी में। राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पशु गाय। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल पाइन। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। आप कमेंट में बताइएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, ठीक है। नेपाल के प्रमुख नृत्य घाटू नृत्य, देवचा नृत्य और धन नाच, सोरथी नृत्य, आर्यतारा नृत्य, चंडी नाच, मयूर नाच, लाखों नृत्य, मंजूश्री नृत्य। नेपाल की कुछ प्रमुख नदियां हैं कोसी नदी, बागमती, गंडक, काली, अरुण और कर्नाली यहाँ की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ। नेपाल में हिमालय की वृहद, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियों का विस्तार है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। धौलगिरी, मकालू, गौरीशंकर, कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलिए देख लेते हैं। नेपाल चीन व भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में स्थित एक पर्वतीय तथा स्थलरुद्ध देश है। नेपाली नेवार, गोरेखा,
गोरखा, शेरपा तथा भूटिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं। भारत सरकार की मदद से नेपाल में त्रिशूली, कोसी, अरुण 3, पंचेश्वर, सप्तकोशी व नावमुरे जैसी परियोजनाएं विकसित की गई हैं। नेपाल की काठमांडू घाटी, लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। If you like this video, so like, share and subscribe my channel and नोट्स और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टीचिंग करियर 777। हर हर महादेव।